नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत करता हूं मैं शिवम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासत अपने उफान पर। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के घटक दल आरएलडी को बड़ा झटका लगा है, या यूं कहें तो यूपी में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा। दरअसल पूर्व मंत्री डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मेराजुद्दीन अहमद ने बीते दिनों रालोद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से उनके कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे थे और उसके बाद आज शुक्रवार को उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें, उपचुनाव के पहले भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का एक बड़ा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि मेराजुद्दीन अहमद पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक कद उनका जो काफ़ी बड़ा है और मुस्लिम वोट बैंक में मेराजुद्दीन अहमद की अच्छी खासी पकड़ है। आपको बता दें, इसका फ़ायदा अब आगामी उपचुनाव में कांग्रेस को काफ़ी हद तक मिल सकता है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी सियासत अपने चरम पर थी। कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी सूत्रों के अनुसार, लेकिन सपा सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस की 5 सीटों की जो मांग थी वो अब कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। और लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है मेराजुद्दीन अहमद को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा के। अब मेराजुद्दीन अहमद के पार्टी में आने से कांग्रेस को यूपी उपचुनाव में कितना फ़ायदा मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो चुका है। दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं। हालांकि कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड की थी। देखने वाली बात है कि कांग्रेस के लिए जो 2 सीटें दी हैं वो है गाजियाबाद और खैर। आपको बता दें, ये दोनों सीटें ही टफ हैं। 2024 में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को टफ सीटें दी थी, उसी प्रकार उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस को जो 2 सीटें दी गई हैं वो टफ सीट बताई जा रही हैं। इन दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आपको बता दें, जहां 44 साल खैर में कांग्रेस जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, वहीं 22 साल से गाजियाबाद में भी कांग्रेस जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। ऐसे में उपचुनाव में इस तरीके से अपने कैंडिडेट को उतारना कितना कांग्रेस के लिए उपयोगी होगा, ये देखने वाली बात होगी। रायबरेली में ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने आज कुछ छापेमारी करी है। उस छापेमारी में रायबरेली ज़िले के कुछ मेडिकल स्टोर से कुछ सैंपल लिए। बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम को लेकर कुछ सिरप जांच हुए, उस नमूने में वो जांच फेल पाए गए हैं। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए आपसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह, मैं जनपद रायबरेली में औसत निरीक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। जी, आज सर क्या जांच हुई है और क्या उसमें गलत पाया गया, किस उसमें है सर? जांच जैसे हमें रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं, नियमित निरीक्षण करते हैं, जो भी शहर में या शहर के अन्य तहसीलों में, रायबरेली जनपद के हर तहसीलों में जाके हम लोग निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान हम लोग ऐसे संदिग्ध नमूनों का संग्रहण करते हैं जिसमें हमें आशंका होती है कि दवा नकली हो सकती है या अधोमानक हो सकती है। इसी प्रकार हमें लगातार सैंपल संग्रहित किए जाते हैं। पिछले 2-3 महीने पहले हमने एक नमूना संकलित किया था, जिसकी अभी 2 से 3 दिन पहले हमारे पास रिपोर्ट, विश्लेषण रिपोर्ट मेरठ द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें बच्चों के लिए दी जाने वाली पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक कॉम्बिनेशन की दवा ब्रांड नेम है एसजेसिक पी, जो है विश्लेषण रिपोर्ट में अधोमानक घोषित हुई है, जिसमें उसकी मात्रा कंटेंट कम पाया गया है। जिसमें हमने हमने शहर में स्थित खोया मंडी स्थित मेडिकल स्टोर से वहाँ से नमूना संग्रहण किया था। हमने उनको अभी नोटिस जारी की है कि तत्काल प्रभाव से उसकी बिक्री रोक दें और जो भी आपने औषधि मंगाई है उसको, आपके पास अगर शेष है तो उसको निर्माता फर्म या अदर स्टॉकिस्ट को वापस कर दें। क्या इसके अलावा भी और कुछ कार्रवाई हो सकती है मेडिकल स्टोर पर जो ऐसी अधिकृत दवाइयाँ सेल कर रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर उनके पास हमने उनसे बिल मांगा गया, अभी उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके पास अगर बिल नहीं, बिना बिल के वो दवाई बेची जा रही थी जो अधोमानक पाई गई हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। किस मेडिकल स्टोर की मामला है ये सर? ये शहर में स्थित गर्ग मेडिकल स्टोर खोया मंडी रोड पर है, उसका मामला। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसे देखा आपने कि ड्रग इंस्पेक्टर ने, शिवेंद्र सिंह ने बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं, एक नमूना 3 महीने पहले लिया गया था, उसकी जांच अब हुई है और उसमें वो गलत दवाइयाँ पाई गई हैं जो कि अम्बाला पंजाब में वो बनती हैं और आने वाले समय में उस पर कुछ उचित कार्रवाई भी होगी अगर वो उचित जवाब नहीं देते हैं तो।
मैं अभिषेक सिंह आप पहुंचा हूं 9 बजे 9 रिपोर्टर में भदोही से। जैसा कि भदोही में देखा जा रहा है कालीन मेले का आज चौथा दिन था। चौथे दिन लगातार यह देखा गया लगभग 67 देशों से 250 से 300 बायरों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, जो कहीं न कहीं भदोही के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का एक अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान किया। इसी के साथ यह देखा जा रहा है कि जो एमएसएमई मिनिस्टर गिरिराज जी भदोही जनपद का दौरा किए। इसके बाद भदोही के एक्सपोर्ट में जो कालीन का एक्सपोर्ट है, इसमें कहीं न कहीं जो गिरावट आई थी, इसमें कहीं न कहीं अब उछाल देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सब विषयों पर आइए जानने का प्रयास करेंगे जो सीईपीसी मेंबर इम्तियाज अहमद से। आइए जानने का प्रयास करते हैं। और सारे एग्जीबिटर बहुत ही खुश हैं, बहुत अच्छा व्यापार हुआ है और लगभग 65 देशों से 350 के लगभग जो है विदेशी बाहर आए हैं और 250 के लगभग उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है, जिनके ऑफिस दिल्ली, पानीपत और महानगरों में है। तो काफ़ी अच्छा लोगों ने सिलेक्शन किया, काफ़ी अच्छे सैंपल्स का ऑर्डर दिए और ऑन द स्पॉट भी लोगों के ऑर्डर दिए। तो काफ़ी लोग खुश थे और हमें उम्मीद है कि इससे जो है अभी जो फरवरी में 2025 का आगाज हुआ है हैंडमेक का, तो उसमें क्या रहेगी भदोही की उपलब्धि? ऐसा फरवरी में भारत टेक्स होगा, जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्रीज का ऑर्गेनाइज करती है। ये दिल्ली में होगा, तो अच्छा होगा। पिछले साल भी काफी अच्छा हुआ था, इस बार भी उम्मीद अच्छा फेयर होगा। हमीरपुर जनपद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 महिलाएं एक युवक की सरेआम चप्पलों से पिटाई करती दिख रही हैं। जब इस वीडियो का पड़ताल किया गया तो जानकारी हुई कि तीनों महिलाएं मुस्कुरा थाना क्षेत्र की गहरौली की रहने वाली हैं और तीनों महिलाओं ने उस युवक को कुछ पीएम आवास को लेकर के रुपए दिए हुए थे, जिसको लेकर के उनकी आपस में नोकझोंक हुई और नोकझोंक होने के बाद में महिलाओं में आक्रोश आया और उन्होंने युवक की सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और पुलिस जांच पड़ताल पर जुटी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पीएम आवास को लेकर के इतनी बड़ी धांधली कि एक युवक के द्वारा महिलाओं से पैसे लिए गए, ना तो उनको आज तक आवास मिला और ना ही उनके पैसे वापस हुए, जिसको लेकर के महिलाओं ने आज सरेआम उस युवक की कलेक्ट्रेट परिसर पर पिटाई कर दी। और ये युवक, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, युवक पेशे से वकील बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर 20 अक्टूबर को काशी आ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो लगभग 5 घंटे वह काशी में बिताएंगे और लगभग 3000 से अधिक करोड़ की सौगात काशी वासियों को देंगे। मैं इस वक्त वहीं पे मौजूद हूँ संपूर्णानंद स्टेडियम में, जो यहाँ से प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे और यहीं से लगभग 3000 करोड़ की सौगात काशी वासियों को देंगे। बताते चलें कि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं कुछ ना कुछ बड़ी सौगात काशी वासियों को देकर जाते हैं। ऐसी में 17 परियोजनाएँ हैं जो 3000 करोड़ से अधिक की जो 17 परियोजनाएँ हैं उनको भी प्रधानमंत्री यहीं से देंगे और उनके संबोधन को सुनने के लिए लगभग यहाँ पे 5000 से अधिक जनता जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया है। यानी कि मिला जुला के अधिकारी भी पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियों में लग गए हैं। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री कब काशी आएंगे और काशी वासियों को सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी सिविल डिफेंस टीम और सैदनगरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से जो है एक स्विफ्ट कार और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीलीभीत के थाना निर्वय क्षेत्र के गांव बहरुआ से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मंदिर के अंदर पुजारी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के अंदर जो पुजारी लगभग 10 वर्षों से मंदिर की सेवा करता था और वहीं पुलिस जो है जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। योगी सरकार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो खौफ होना चाहिए था वो पीलीभीत में नजर नहीं आ रहा है। देखना ये है पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को थाना निवड़िया क्षेत्र के अंतर्गत बहरुआ गांव में एक हत्या की घटना की सूचना प्राप्त हुई। प्रकरण में बताया गया कि छोटे भाई के उसकी सगी भाभी से अवैध संबंधों के चलते उसके बड़े भाई ने ही उसकी हत्या की थी
इस संबंध में लिखित तारीख प्राप्त होने पर थाना स्थानीय पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में रिटायर्ड दरोगा से धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। रिटायर्ड दरोगा से जमीन दिखाकर 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। धोखेबाजों ने 38 लाख रुपए लेकर जमीन भी नहीं दी और पैसे के लिए भी रिटायर्ड दरोगा दर दर भटक रहा है, जिसकी शिकायत दरोगा ने पुलिस से की है। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है।